नमस्कार। दूरदर्शन जालंधर के रचना कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि बहते हुए पानी के बहाव को दो ही लोग रोक पाने की क्षमता रखते हैं, एक इंजीनियर जिनके पास तकनीक है, शिल्प है, और दूसरे कवि व शायर जिनके पास कल्पना है और कल्पना के पंखों को उड़ान देने के लिए उनके पास शब्द हैं। ज़रा सोचिए, अगर एक इंजीनियर ही शायर हो जाए और एक शायर ही इंजीनियर हो जाए तो फिर मंजर कैसा होगा? मंजर बहुत ही खूबसूरत होगा। और आज इस रचना कार्यक्रम में हम आपको वही खूबसूरत मंजर दिखाने जा रहे हैं। आज हमने जिस शख्सियत को इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया है वो पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन मन से शायर हैं, पेंटर हैं, नाटककार हैं, नाटक निर्देशक हैं और बहुत कुछ अपने आप में समेटे हुए हैं। इनका तारुफ करवाने से पहले मैं चंद पंक्तियां इनको समर्पित करना चाहूँगी कि कभी शाखों सब्जो बर्ग पर, कभी गुंचो गुलो खार पर, कभी शाखों सब्जो बर्ग पर, कभी गुंचो गुलो खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक है फसले बहार पर। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी नरेश महाजन निर्गुण जी आज हमारे बीच हैं। नरेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया मैम, आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया है और आपके हर एक अल्फाज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नरेश महाजन के नाम से तो हम परिचित हैं ही, लेकिन एक साहित्यिक नाम आपका जाता है, नरेश महाजन निर्गुण। अक्सर नरेश निर्गुण के नाम से लोग आपको जानते हैं। तो ये निर्गुण नाम आपके साथ कब जुड़ा और कैसे जुड़ा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये एक प्रेशर जो रहता है ना दोस्तों का, शायरों का, कि आप लिखते हैं भाई आपका कोई तखल्लुस होना चाहिए। पहली बात तो मैं लिखता था, मैं अपने आप को शायर ना मानता था ना कहलवाना चाहता था। मैं अपने लिए लिख रहा था, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मैं शायर की तरह जाना पहचाना जाऊंगा। लेकिन बीच में कुछ इस तरह से वाक़यात, कुछ इस तरह से इसरार अपने मित्रों के आए कि आपको एक तखल्लुस रखना चाहिए। तो मैं उस तरह का तखल्लुस जो प्रचलन में रहते हैं शायरों के, मैं रखना नहीं चाहता था। फिर मैंने बहुत सोचा कि अगर मैं शायर हूँ तो किस तरह का तखल्लुस मुझसे सूट करेगा। तो फिर मेरे अंदर एक तरह से एक अध्यात्म वाला जो पुट है, वो कण है, वो मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में वो मेरे साथ और भी शिद्दत के साथ हमसाया होकर चलेगा। तो मेरे को लगा कि अगर मैं निर्गुण तखल्लुस रखूंगा तो वो शायद कल को अगर मैं कहीं दोहे लिखता हूँ तो उसमें भी चलेगा, और वैसे भी ये एक अपने आप में अलग पहचान रखने वाला, हालांकि लोगों ने इसको ढंग से समझा नहीं, वो मुझे इस तरह से लेते रहे कि आप में इतने गुण हैं, आपने फिर भी निर्गुण रखा। लेकिन मैं ये शास्त्रों के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि निर्गुण ना मैं हो सकता हूँ, ना कोई इंसान हो सकता है। ये एक ऐसी पदवी है जो भगवान ने अपने लिए ही रखी है, क्योंकि बिना गुण के, गुण रहित जीवन जो है वो सिर्फ ईश्वर का ही हो सकता है। अगर हम अध्यात्म से हटके लोक जीवन की बात करें तो लोगों का कहना भी एक तरह से सही है कि नरेश जी जितने सहज हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, मृदुभाषी हैं और मितभाषी भी हैं, जितना मैं इनको जानती हूँ। तो इतने गुणवान होने के बावजूद अपने नाम के साथ निर्गुण लगाना, तो मुझे लगता है लोग भी कहीं गलत नहीं हैं। तो चलिए ये तखल्लुस
अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। अध्यात्मवाद का पुट भी, जैसा निर्गुण जी ने बताया, इनके मन में था और अपना तखल्लुस जब इन्होंने चुना तो वो भी उसी से जुड़ता हुआ चुना। सर, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आया, अभी जहन में आ रहा था कि आपने मतलब एक इंजीनियर होते हुए, अभी आपने अध्यात्मवाद की बात की है, तो एक इंजीनियर होते हुए अध्यात्मवाद की ओर जाना और फिर कविता की ओर जाना, नज़्मों की ओर जाना, गज़लों की ओर जाना, मतलब एक शायर बन जाना, ये बड़े ताज्जुब की बात है। तो ये कैसे संभव हुआ? मुझे खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अगर मैं रिकलेक्ट करूं अपनी मेमोरीज को, तो मैं जब इंजीनियर नहीं बना था तो शायद मैं तब भी लिखता था। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज की जो मैगजीन है उसमें जो कमेंट मुझे मिला था मैगजीन में, शायर ऑफ द क्लास। वाह, तो वो, लेकिन उस टाइम जो लिखना था वो शायद जो उरूज के बिना वजन बहर के, हालांकि वो भी अपने आप में एक अपने तरीके से मैंने लिखा जरूर था, लेकिन मुकम्मल जो उरूज के साथ, वजन बहर के साथ, वो मैंने इंजीनियर बनने के बाद ही शुरू किया। और दूसरी जो आपने कहते हैं कि इंजीनियर और शायर में कैसे आप फर्क बिठाते हैं, ये कैसे हो पाया, आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में बोला है कि ये दो ऐसी शख्सियतें होती हैं कि इंजीनियर और शायर कि जिनमें एक सलाहियत होती है कि दरियाओं को रोकने के लिए बिल्कुल वो अपने अपने हुनर से ये काम कर जाते हैं। तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे में ये चीज़ जो है वो स्वाभाविक है कि मैं शायद इंजीनियर होने से पहले, बहुत पहले शायद कहीं शायर था, और शायर होने से पहले भी मैं कहीं ना कहीं संगीत से जुड़ा हुआ था। वाह, यानी ये जो शायरी का, गज़लें लिखने का मन में एक भावना थी, ये जन्मजात थी, जिसको हम गॉड गिफ्ट भी कह देते हैं। तो अंदर ये भावना पहले से थी। इंजीनियरिंग तो चलती रही साथ साथ, लेकिन शायर भी कहीं धीरे धीरे उभरता रहा साथ साथ। अच्छा, आपने बात की कि आपने जब लिखना शुरू किया तो बिना बहर के, बिना उरूज के आपने लिखना शुरू किया, तो फिर ये बहर उरूज की तरफ आने के लिए क्या किसी गुरु को भी धारण किया आपने? वो भी आज के ज़माने में हर चीज़ जो है आपको गूगल पे, यूट्यूब पे मिलती रहती है, लेकिन फिर भी वो जो गुरु का मुकाम रहता है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी फन में, किसी भी आर्ट फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए, उसको अच्छी तरह समझने के लिए। लेकिन वो भी एक इस तरह का सफ़र रहा कि मेरे एक कोलीग थे श्री बलविंदर ऋषि, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ मेरी कोई टेक्निकल डिस्कशन हो रही थी, तब वो शायरी करते थे पंजाबी में। तो वो हम अपने जो टेक्निकल डिस्कशंस के बाद फिर उन्होंने मेरे साथ बैठे, उन्होंने बताया कि ये वजन बहर का ये सिस्टम है। तो एक इंजीनियर ने दूसरे इंजीनियर को एक इतनी सहजता से बता दिया और समझ भी आ गया, सारा भेद उसी दिन पता चल गया जी। उसके बाद बाकायदा मैं गज़ल की इस्लाह जो लेता रहा हूँ, वो मेरे उस्ताद शायर मकबूल, जो अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, जनाब अरजिंदर नाथ रहबर साहब, जिनका पंजाब में, भारत में बहुत बड़ा नाम है, और जिनकी एक गज़ल मुझे याद आ रही है, वो दो पंक्तियां कि तेरे खुशबू से भरे खत में जलाता कैसे, आग बहते हुए पानी में लगाता कैसे, बहुत मशहूर हुआ उनका, जगजीत सिंह ने गाई है जी। तो वो उनसे ये इस्लाह लेने का ये मौका मुझे मिला। तो हालांकि बहुत ज़्यादा देर तक मैं अपना समय नहीं दे पाया, तो लेकिन फिर भी जितना सारी मसरूफियत के साथ साथ जितना कुछ हो पाया, उसमें थोड़ी बहुत साथ साथ गज़ल लिखने की कोशिश चलती रही। अच्छा, तो आपने गज़लें भी लिखी हैं और आपने नज़में भी लिखी हैं जी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि गज़लों में और नज़मों में क्या फ़र्क रहता है? ये मैं कहना चाहूँगा कि जो गज़ल होती है उसका हर एक शेर जो है वो अपने आप में एक मुकम्मल थॉट होता है, और
उसमें आप पूरी बात 2 मिसरों में मुकम्मल हो सकती है। जो भी जी। बात आप कहना जी, चाहते जी, हैं, जी। एक शेर में पूरी दुनिया समेट के आप रख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम वो अलग अलग अशारों में फिर भी उनका एक अपना रिश्ता जरूर रहता है, उससे एक गजल बनती है। ठीक ठीक। कुछ अशार मिलकर एक गजल बनाते हैं जिनकी एक अपनी बहर होती है, एक अपना रिदम होता है। जो नज़म है, नज़म होती है किसी विषय पर, किसी मौजू पे लिखी जाती है ठीक। अक्सर। हालांकि मौजूआती गजलें भी होती हैं, लेकिन नज़म का खास तौर पे वो एक खुला मीटर भी रहता है, मीटर में भी रहती हैं। लेकिन वो जो नज़म है वो किसी मुद्दे पे, किसी विषय पे, किसी मौजू पे लिखी जाती है। तो थोड़ा सा दर्शकों को हम आपकी चंद शेर गजलों के और नज़मों के सुनाकर फर्क महसूस करवाएं कैसे है। एक शेर मुझे आपका याद आ रहा है कि लाख मलमल के खुशी चेहरे पे निकलो घर से। जी। लाख मलमल के खुशी चेहरे पे निकलो घर से, लोग पढ़ लेते हैं चेहरा जो हो रोने वाला। ये गजल का है या नज्म का है? पहले तो मुझे ही ये समझाइएगा। ये आपने जो पढ़ा है ये मेरी एक गजल का शेर है कि अगर उस गजल का मतला, जो पहला शेर है उसको मतला कहते हैं गजल का। अच्छा। तो अगर वो मतला पढ़ूं मैं, तो अगर आप इजाजत दे तो बिल्कुल मैं सर, बिल्कुल दर्शक बेताब हैं तरन्नुम सुनने के में लिए। ये गजल है, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं तरन्नुम में, बहुत बढ़िया सर, सोने पे सुहागा हो जाएगा जब आप तरन्नुम में सुनाएंगे। तो मैं इरशाद। ये आपकी इजाजत से आपके तमाम दर्शकों की नजर कर रहा हूँ ये जी, गजल। जी। कम गरजता है जो बादल हो, भिगोने वाला। कम गरजता है जो बादल हो, भिगोने वाला। हो के रहता है वो, होता है जो होने वाला। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कम गरजता है, ये इस गजल का मतला था, है पहला शेर। जी अब वो शेर, इसका अगला शेर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जी। कि गजल कैसे चलती है। ये अशार हो गया, इसमें अपनी बात हो गई। अब नया शेर आपकी नजर कर रहा हूं जी। मैं उभर आऊंगा, अपनी तो नहीं फिक्र मुझे। मैं उभर आऊंगा, अपनी तो नहीं फिक्र मुझे। डूब जाए ना कहीं मुझको डुबोने। वाह 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 वाह, क्या बात है। शुक्रिया। मैं डूब उभर आऊंगा। जाए ना कहीं मुझको डुबोने वाला। मैं उभर आऊंगा, अपनी तो नहीं फिक्र मुझे, डूब जाए ना कहीं मुझको डुबोने वाला। क्या डुबोने बात वाला। है। एक शुक्रिया। देखिए, छोटे से एक शेर में शायर कितनी बड़ी बात कह जाता है। ये डुबोने वाले का फिक्र है इसमें कि कहीं वो डूब ना जाए। अपनी तो इसका नहीं फिक्र ये मुझको। अंदाज बहुत बढ़िया आप सर, इस बहुत शेर में ले बढ़िया। सकते हैं। अब मैं वो शेर पढ़ूंगा जो आपने लाख जिसका मलमल जिक्र के किया। खुशी। जी इरशाद। ऐसे ये गजल 2 शेर हुए, तो ये एक शेर ये है। लेकिन हर शेर की एक अपनी लज्जत है, एक अपनी अलग रंग है, लेकिन गजल एक ही है। लाख मलमल के खुशी चेहरे पे निकलो घर से, लोग पढ़ लेते हैं
चेहरा हो जो रोने वाह, वाह, वाला, बहुत खूब। लोग पढ़ लेते हैं चेहरा हो जो रोने वाला, कम गरजता है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया सर। तो दो पंक्तियां मुझे और आपकी याद आ रही हैं, जी। तो वो मुझे फर्क बताइएगा कि क्या ये नज्म की पंक्तियां हैं कि खामोशी मुझ में शोर करती है। आप ही की पंक्तियां जी, हैं जी। कि खामोशी मुझ में शोर करती है और जुबान से मैं कुछ नहीं कहता। खामोशी मुझ में शोर करती है और जुबान से मैं कुछ नहीं कहता। ये भी एक गजल का शेर ये है। भी गजल का ही शेर और है। ये गजल ऐसी है कि एक बहुत हिंदुस्तान के मकबूल शायर हुए हैं, अब मकबूल सिंगर हुए हैं, गायक हैं, पद्मश्री घराना से वो ताल्लुक रखते हैं जी। और उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरी ये गजल गाई है। क्या बात। जनाब उस्ताद सखावत हुसैन खान साहब जो रामपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जी, उन्होंने जी। इस गजल को अलग अलग महफिलों में गाया है और उस गाने से मुझे नवाजा है। वो बहुत बड़े सिंगर हैं। तो ये गजल का मतलब था कि कौन सा शेर पढ़ा था आपने? खामोशी मुझ में शोर करती हाँ। है और जुबान से मैं कुछ नहीं कुछ भी कहता। खाया पिया नहीं लगता, रंग मुझ पे कोई नहीं जचता। कुछ भी खाया पिया नहीं लगता, रंग मुझ पे कोई नहीं जचता। दिल लगा था कभी मोहब्बत में, दिल लगा था कभी मोहब्बत में, अब किसी बात में नहीं लगता। वाह वाह वाह, शुक्रिया। क्या बात है। शुक्रिया। तो थोड़ा और एक सवाल आ गया है जी, जी। कि इंजीनियर शायर भी हो गया और इंजीनियर मोहब्बत करने वाला भी हो गया। जी जी। तो ये खामखा शेर है कि सच में हम मान लें कि मोहब्बत कभी की थी, अब किसी बात में दिल नहीं लग रहा? थोड़ा सा इसको तफसील से बताइएगा। इस जिंदगी की बुनियाद जो है वो शायद मोहब्बत के दम पे ही ये सृष्टि कायम है। बिल्कुल सही। ये सारी कुदरत की कायनात भी जी। एक दूसरे के प्यार से मोहब्बत से खड़े हैं सारी चीजें। तो इंसानी मोहब्बत जो है वो तो जिसने मोहब्बत नहीं की है, चाहे वो किसी भी तरह की मोहब्बत हो, वो इंसान हो ही नहीं सकता। तो ये आपने एक शेर से एक अंदाजा लगा लिया। एक और शेर इसमें दूसरा देखिए, वो दूसरा अंदाज है जी। कि मैं किसी दौड़ में नहीं शामिल, मैं किसी दौड़ में नहीं शामिल, भीड़ के साथ मैं नहीं चलता। बिल्कुल। तो हर शेर अपने आप में मुकम्मल थॉट है। जैसे नरेश जी ने हमारे साथ शुरू में बात की थी कि अध्यात्मवाद से भी जुड़े हैं, मैं थोड़ा इसको हल्का पुट दे रही थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मोहब्बत के बहुत से रूप हैं। मोहब्बत इंसान से होती है, मोहब्बत जानवर से भी होती है, मोहब्बत ईश्वर से भी होती है। लोग पाषाणों से भी मोहब्बत करते हैं और पाषाण को भी भगवान का रूप देकर पूजते आए हैं। जी। तो अध्यात्मवाद से जुड़े नरेश जी मोहब्बत को अलग अलग रंग देते हैं, अलग अलग रूप में देखते हैं, और सच में नाम भी इन्होंने अपना वैसा चुना है। जब ईश्वरीय मोहब्बत हो जाती है, इंसान उसके साथ जुड़ जाता है, तो फिर संसारी चीज़ों में उसका दिल नहीं लगता। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कहा। अभी जिक्र आया था कि आपके गज़ल को किसी ने गाया भी है, तो क्या आपकी नज़मों को, गज़लों को दूसरे शायरों ने या गीतकारों ने या गज़लकारों ने गाया है? थोड़ा सा तफसील से बताइएगा। जी, हिंदुस्तान के बड़े मकबूल प्लेबैक सिंगर्स हैं पिनाज मसानी साहिबा, उन्होंने मेरी गज़ल को गाया है। इसी तरह जो फिल्म इंडस्ट्री में जगजीत सिंह जी के साथ जिन्होंने माचिस फिल्मों के और दूसरी पिक्चरों के गाने गाए, प्लेबैक सिंगर श्री विनोद सहगल साहब, उन्होंने भी मेरी इसी गज़ल को गाया है, कुछ भी खाया पिया नहीं। उन्होंने दूसरी गज़ल गाई है कि
खाट बिछोना अपना अपना और रोना धोना अपना अपना। वो गजल उन्होंने ऐसे अंदाज में गाई कि वो पूरी पब्लिक में उसी टाइम उसको इंस्टेंट जैसे रिस्पांस मिल रहा था। इसी तरह कुछ हमारे लोकल बड़े अच्छे सिंगर हैं श्री कुलदीप राय जी, उनसे मैंने थोड़ा बहुत संगीत की भी सलाह लेता रहा हूँ। तो उन्होंने भी मेरी गज़लों को गाया है। इसके अलावा वहाँ पठानकोट से ही ऋषि राय जी हैं जी, मैडम मधु मोहन जी हैं, उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत के साथ मेरी कुछ नगमों को गुनगुनाया है। तो यानी आपकी बहुत सी नज़में और आपकी गज़लें जो हैं बहुत से सिंगर गा चुके हैं। तो एक जहन में और बात आ रही थी, वो पूछना चाहूँगी आपसे कि आपके अब तक कुल कितने प्रकाशन हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं गज़लों की किताबें या नज़मों की किताबें? थोड़ा दर्शकों से ये भी साझा कर लेते हैं। जी, दरअसल जो मेरे कोई 25 के करीब सहयोगी संकलन जो हैं शायरी के, वो अब तक पब्लिश हो चुके हैं और कुछ 25-25 गज़लों के विशेषांक जो हैं वो अलग अलग मकबूल रिसालों में छप चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों में अब मेरा एक अपना नज़मों का एक मैं कलाम तैयार कर रहा हूँ कि उसकी एक अलग किताब निकालूंगा कि उसमें ज़्यादातर नज़में होंगी जी। तो मेरा अगला फोकस जो है नज़म पर रहेगा। और एक थोड़ा सा मैं तरमीम करना चाहता हूँ कि आपने जो अध्यात्म की बात कही थी, तो मैं कोई आध्यात्मिक इंसान नहीं हूँ, मैं एक आम साधारण आदमी हूँ और आने वाले वक्त में मैं तवक्को करता हूँ कि मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ, वो शायद ईश्वर के कहीं आसपास देखना चाहूँगा। अभी तक का सफ़र एक साधारण आम इंसान के जैसा ही है। अच्छा, ये तो चलिए चलती रहेंगी बातें। एक बात और जहन में आ रही थी, अक्सर लिखने के लिए परिवार में, समाज में, हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसी इंस्पिरेशन हमें मिलती है जो हमें लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो नरेश जी को किसने प्रेरित किया? हमारे घर की अगर बात करें तो मेरे माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। तो वो अपने घर में जो अपने भजन और श्लोक जो गुरु महाराज के बोला करती थी, तो उसमें एक जो मधुरता और संगीत था वो एक अपनी जगह एक माहौल बना रहा था। हमारे घर में उर्दू की अखबार, हिंद समाचार मेरे फादर पढ़ते थे, उर्दू का ग्रंथ पढ़ते थे, उससे एक अलग माहौल था। फिर मैंने शुरुआती दौर में रामलीला ज्वाइन की, उसमें एज आर्टिस्ट वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। वो मेरी जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ से अगर मैं कहूँगा कि मैं सच बताऊं कि आप सच अगर सुनना चाहें जी जी जरूर, तो वो मैं ये कहूँगा कि मेरे जीवन में मैंने जो भी कुछ पाया है वो या तो मैंने रामलीला, जो हमारे पठानकोट में कृष्णा नाटक क्लब, वहाँ रामलीला का मंचन होता था, तो उसमें प्रभु राम के किरदार से, रामायण की पंक्तियों से, वो उन श्लोकों से, उसमें मुझे संगीत भी मिला, मुझे एक रिदम मिला, एक रंगमंच भी वहीं से ही मिला। और अगर दूसरी बात कहें कि जो भी जीवन की जो अच्छी चीजें, जो सदाचारी जीवन जो प्रभु राम ने हमें दिया है, उसमें हम वैसे हो तो नहीं सकते, लेकिन वो उस चीजों का असर जीवन भर रहा। और आप हैरान होंगे कि दूसरा जो सबसे बड़ा असर था वो उस दौर की जो पिक्चर्स थी, फिल्में थी, फिल्मों का बड़ा एक असर रहा मेरे ऊपर। मैंने हमेशा फिल्मों को देखकर उसके हीरो के जैसा होना चाहा। अगर हीरो ऑनेस्ट है तो मैंने अपनी लाइफ भर ईमानदारी का, अपने डिपार्टमेंट में, अपनी जॉब में ईमानदारी के नाम से मुझे जाना जाता है। तो ये कोई छोटी बातें हैं? नहीं, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं, जीवन से जुड़ी बातें हैं। और बिल्कुल ही नरेश जी ने बहुत अच्छे से हमें बताया और साफ स्पष्ट शब्दों में बताया। माँ तो खैर हर बच्चे के लिए पहला गुरु रहती ही है, माँ तो हर बच्चे की प्रेरणा भी होती है,
आदर्श भी होती है, लेकिन हमारे आसपास जो समाज है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। आदर्श मर्यादा आपने प्रभु राम से ग्रहण की, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और पारिवारिक माहौल भी इन्हें अपने उपयुक्त मिला। अब चूंकि समय हमारा समाप्ति की ओर चल रहा है, तो जाते जाते मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप दर्शकों को बता दीजिए कि इतना सब करने वाले एक इंजीनियर को, जिसने कला के किसी भी क्षेत्र को अनछुआ नहीं रखा, अवार्ड्स भी मिले होंगे, कुछ पुरस्कार मिले होंगे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों से वो भी साझा कर लीजिए। एक्चुअली अगर वो मैं साझा करूंगा तो वो भी एक छोटी बात होगी, क्योंकि जो भी मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करना चाहूंगा जी कि मेरे को जो भी मिला है वो पोइट्री के माध्यम से जो भी मिला है वो शायद मेरे अपने संगीत जो था मेरे अंदर किसी तरह से, उसी के स्वरों ने मेरे एहसासों को शब्दों में बांधा है। और उन गज़लों नज़मों ने, उन किताबों ने, उन रिसालों ने मुझे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ प्रांतों में अलग अलग तंजीमों ने मुख्तलिफ इनामात से, सम्मानों से, लिस्ट बहुत बड़ी होगी, हर सूबे में ऑलमोस्ट सम्मानित किया इनको। तो जैसा नरेश जी, तरन्नुम का सफर है, एहसासों का सफर है, इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। सफर अभी जारी है। एक नरेश जी के शेर के साथ ही मैं प्रोग्राम को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाती हूँ कि पैर की धूल चढ़े सर पे तो असर करती है, पैर की धूल चढ़े सर पे तो असर करती है, ज़र्ब सिफरों की हमें खुद भी सिफर करती है। वो हलीमी को समझता है मेरी कमज़ोरी, वो हलीमी को समझता है मेरी कमज़ोरी, मेरी तालीम मगर फ़र्क मेरा करती है। शुक्रिया। तो ऐसी विनम्र शख्सियत को आज हमने सुना। नरेश जी, आप हमारे यहाँ आए, हमारे दर्शकों के साथ अपने बारे में जानकारी साझी की। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।